टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट भारत के प्रमुख वन्य जीव एवं अभयारण्य एवं उद्यान इन यूएस फॉर प्रिपरेशन ऑफ सीटेट। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में उपस्थित स्थित है। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ बाघों की आबादी बहुत अधिक है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो कि गुजरात में उपस्थित है। गिर राष्ट्रीय उद्यान जो गुजरात में स्थित है। गिर वन संरक्षित क्षेत्र की स्थापना 1913 में एशियाई सिंहों के बचे हुए सबसे बड़े समूह को संरक्षण प्रदान करने के लिए की गई थी। गिर वन राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षित क्षेत्र है जो एशियाई बब्बर शेर के लिए विश्व प्रसिद्ध है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान उत्तर प्रदेश। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, यह उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एवं समृद्ध जैव विविधता वाला क्षेत्र है। यह राष्ट्रीय उद्यान बाघों और बारहसिंगों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान जो कि कर्नाटक में स्थित है। कर्नाटक के बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान यह भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल रिजर्व। यह प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सन 1973 में एक टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित किया गया था। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि असम में स्थित है। कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सींग वाले गैंडों की सबसे अधिक आबादी के लिए प्रसिद्ध है। इस राष्ट्रीय पार्क को 1985 में विश्व विरासत स्थल के रूप में घोषित किया गया है। इस पार्क को भारतीय बाघों का घर भी कहा जाता है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान बांधवगढ़ अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। इसे 1968 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया था। बांधवगढ़ अभयारण्य बाघों के लिए प्रसिद्ध है। देश में सबसे छोटा राष्ट्रीय पार्क साउथ बटन अंडमान निकोबार में है। देश में सबसे बड़ा राष्ट्रीय पार्क हिमिस लद्दाख में है। यह भारत के सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है। पहला बाघ अभयारण्य सरिस्का है जो राजस्थान में है। भारत में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य नागार्जुन सागर है जो आंध्र प्रदेश में है। विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है जो मणिपुर में है। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभयारण्य अंडमान निकोबार में है। निपेंथिस। Now we are going to know about plants and trees in EVS for seated preparation. Then start from Nepenthes. निपेंथिस नामक पौधा इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और भारत के मेघालय में पाया जाता है। यह पौधा कीड़े मकोड़े और अन्य जीवों का शिकार करता है। यह पौधा लंबे घड़े जैसे दिखाई देता है जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है और इसमें से खुशबू निकलती है जिसकी वजह से कीड़े मकोड़े उसके अंदर फंस जाते हैं। निपेंथिस पौधे को घटपर्णी पौधा भी कहा जाता है। बरगद बनियान ट्री। बरगद के पेड़ की लटकन उसकी जड़ें होती हैं। ये टहनियों से निकलती हैं और बढ़ते बढ़ते ज़मीन के अंदर चली जाती हैं। यह जड़ें मजबूत खंभों की तरह पेड़ को सहारा देती हैं। रेगिस्तानी ओक। ऑस्ट्रेलिया में रेगिस्तानी ओक पेड़ पाया जाता है जिसकी ऊंचाई 11 से 12 फीट होती है और इसकी पत्तियां बहुत कम होती हैं। इसकी जड़ें ज़मीन के अंदर 250 से 300 फीट तक जाती है। जब तक पानी ना पहुंच जाए तब तक यह पेड़ के तने में जमा होता रहता है। जब कभी इस इलाके में पानी नहीं होता है या पानी की कमी पड़ जाती है तो वहाँ के लोग इसके तने के अंदर पतला पाइप डालकर पानी निकाल लेते हैं। Now we will know about forest means जंगल। अब हम जंगल के बारे में जानेंगे। जंगल अधिकार कानून 2007 के अनुसार जो लोग 25 सालों से जंगलों में एक जगह रह रहे हैं तो यह कानून उन्हें अधिकार देता है कि वह इस जगह पर जो चाहे वह उगा सकते हैं, उन्हें हटाया नहीं जाएगा।
जंगल का संरक्षण वहाँ की ग्राम सभा करती है। खानों की खुदाई और बांधों का निर्माण करने से जंगल खत्म हो जा रहे हैं। नाउ वी विल नो अबाउट कृषि, एग्रीकल्चर। कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। फसलों, फलों, सब्जियों, फूलों को उगाना और पशुधन पालन इसमें शामिल है। विश्व में 50% लोग कृषि से संबंधित क्रियाओं में संलग्न हैं। भारत की 2/3 जनसंख्या अब तक कृषि पर निर्भर है। जिस भूमि पर फसलें उगाई जाती हैं, कृषिगत भूमि एरिएबल लैंड कहलाती हैं। एक ही प्रकार की फसल उगाने से और कई केमिकल्स का यूज़ करने से ज़मीन बंजर हो जाती है। एग्रीकल्चर मृदा की जुताई, फसलों को उगाने और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? मृदा की जुताई, फसलों को उगाना और पशुपालन का विज्ञान एवं कला है। इसे खेती भी कहते हैं। सेरीकल्चर मीन्स रेशम उत्पादन। रेशम के कीटों का वाणिज्यिक उत्पादन पालन सेरीकल्चर कहलाता है। यह कृषि की आय में पूरक हो सकता है। पीसीकल्चर मीन्स होता है मत्स्य पालन, मछली पालन। विशेष रूप से निर्मित तालाबों और पोखरों में मत्स्य पालन किया जाता है। विटीकल्चर मीन्स द्राक्षा कृषि मीन्स जहाँ पर अंगूरों की खेती की जाती है उसे विटीकल्चर कहा जाता है। हॉर्टिकल्चर उद्यान कृषि। हॉर्टिकल्चर क्या है? वाणिज्यिक उपयोगों के लिए सब्जियों, फूलों और फलों को उगाना हॉर्टिकल्चर कहलाता है। नाउ वी विल नो अबाउट सीड्स। अब हम बीज के बारे में जानेंगे। बीजों को प्राचीन समय में सूखी लौकी में रखकर उस पर मिट्टी का लेप कर देते थे और नीम की पत्तियां इन्हें कीड़ों से बचाती थी। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते थे। पौधे स्वयं भी अपने बीजों को दूर फेंक देते हैं और कपड़ों में चिपक कर तथा पानी के जरिए भी ये एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं। सोयाबीन की फलियां पक कर फट जाती हैं और उसमें से बीज बाहर निकल जाते हैं। काली मिर्च, सौंफ, गेहूँ आदि बीज होते हैं। नाशपाती, भिंडी, करेला, खीरा, टमाटर, चीकू आदि में बीज होता है। मिट्टी में गोबर मिलाने से मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता। कपड़े में बंधा हुआ बीज पानी में भिगोए गए बीज की तुलना में अधिक जल्दी अंकुरित हो जाता है, क्योंकि कपड़े में बीज सांस लेने में सक्षम होती है। यदि बीज को कपड़े में बांध दिया जाए और उसमें से आधे अंकुरित हो जाए और आधे नहीं, तो इसका कारण होता है, पहला, बीज क्षतिग्रस्त थे। दूसरा, बीज से टूट गए थे। बीज में कीड़े लग चुके थे। इन 3 वजहों से अंकुरित बीज आधे अंकुरित हो पाते हैं और आधे नहीं हो पाते हैं। नाउ वी विल नो अबाउट वेजिटेबल्स मीन्स सब्जियाँ। सब्जियाँ अधिकतर सब्जियाँ पौधों के फूल होती है और कुछ सब्जियाँ पौधों का फल भी होती है। लोहा, गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में मिलता है। गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में आयरन की मात्रा पाई जाती है। विदेश से आने वाली सब्जियाँ हरी मिर्च, लाल टमाटर, आलू आया साउथ अमेरिका से। गोभी और मटर यूरोप से आई हैं। कॉफ़ी, बीन्स और भिंडी अफ्रीका से। सोयाबीन चीन से। पौधों का भाग जिसे हम खाते हैं वे हैं जड़ में मूली, गाजर एवं चुकंदर। तना, आलू, प्याज, अदरक। पत्तियों में धनिया, पत्ता गोभी, अरबी, पालक, कड़ी पत्ता आदि। बीज में चना, बाजरा, सरसों, गेहूँ, धान। फूल में सहजन, केला, कचनार। कली में मटर आदि आते हैं।
जिन्हें हम खाते हैं। घास, घास का पौधा जितना ज़मीन के ऊपर होता है उससे कहीं ज़्यादा ज़मीन के अंदर फैला हुआ होता है। घास की जड़ें बहुत मजबूत होती है, इन्हें खुरपी से खोद कर निकाला जा सकता है। जड़ें पौधों को सहारा देती है, जल तथा खनिजों को अवशोषित करती है। जिन मैदान में एक टीन बीज बोए जाते हैं उसे एक टीन ज़मीन बोलते हैं। कुड़ुक झारखंड की एक आदिवासी जनजाति है। कुड़ुक भाषा में जंगल को तोरांग कहते हैं। भारत में उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में स्थानीय खेती करने का रिवाज है। कुछ पौधे बिना बोए खेतों में अपने आप उग जाते हैं, जिन्हें खरपतवार कहते हैं। इन्हें निकालना ज़रूरी होता है, नहीं तो सारा खाद और पानी ये ही ले लेती हैं और फसल कम होती है। क्रोटोन पौधे क्या होते हैं? क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं। क्रोटोन पौधे ज़मीन के बारे में उसकी दशा को बता देते हैं, यानी सिग्नल दे देते हैं कि क्रोटोन पौधे की जड़ ज़मीन से ज़्यादा गहरी नहीं जाती है। जब मिट्टी सूखने लगती है तो इस पौधों की पत्तियां सूखने लगती है और झड़ने लगती है, जिससे मिट्टी का पता चल जाता है कि मिट्टी सूख रही है। तो यह एक प्रकार का सिग्नल होता है। प्रकाश संश्लेषण क्या है? प्रकाश संश्लेषण पत्तियां पादप की खाद्य फैक्ट्रियां हैं। जल एवं खनिज वाहिकाओं द्वारा पत्तियों तक पहुंचाए जाते हैं। ये वाहिकाएं वेसल्स नली के समान होती हैं तथा जड़, तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैली होती है। पत्तियों में एक हरा वर्णक होता है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल सूर्य के प्रकाश से और सौर प्रकाश की ऊर्जा का संग्रहण करने में पानी की सहायता करता है। इस ऊर्जा का उपयोग जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड से खाद्य संश्लेषण में होता है। क्योंकि खाद्य संश्लेषण सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होता है, इसे प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा संग्रहित की जाती है तथा पादप में खाद्य के रूप में संचित हो जाती है। झूम खेती क्या है? झूम खेती का तरीका बिल्कुल अलग है। यह एक फसल काटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक ऐसे ही छोड़ देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को बांस या जंगल उग जाता है, उसे उखाड़ते नहीं हैं, बस गिरा कर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ न जले, जंगलों को नुकसान न पहुँचे, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। फिर जब इस ज़मीन की खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मकई, सब्जियां, मिर्च और चावल बोए जाते हैं। फसल के समय भी अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं हैं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाए। इससे ज़मीन उपजाऊ बनती है। स्थानांतरित कृषि खेती या झूम खेती उत्तर पूर्वी पर्वतीय तथा आदिवासी क्षेत्रों में की जाती है। इसे जनजातीय कृषि भी कहा जाता है। हमारे शरीर के लिए विभिन्न पोषक तत्व कौन कौन से हैं? हमारे भोजन में मुख्य पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। हमारे भोजन में पाए जाने वाले मुख्य कार्बोहाइड्रेट मंड तथा शर्करा, स्टार्च एवं शुगर के रूप में होते हैं। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। वसा से भी ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है। प्रोटीन युक्त भोजन को प्रायः शरीर वर्धक भोजन बॉडी बिल्डर कहते हैं। विटामिन रोगों से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। विटामिन हमारी आँख, अस्थियों, दांत और मसूड़ों को स्वस्थ रखने में सहायता करते हैं। विटामिन कई प्रकार के होते हैं जिन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। इनमें से कुछ को विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई तथा विटामिन के नाम से जाना जाता है।
विटामिनों में एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। विटामिनों के एक समूह को विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। हमारे शरीर को सभी प्रकार के विटामिनों की अल्प मात्रा में आवश्यकता होती है। विटामिन ए हमारी त्वचा तथा आँखों को स्वस्थ रखता है और विटामिन सी बहुत से रोगों से लड़ने में हमारी मदद करता है। विटामिन डी हमारी अस्थियों और दांतों के लिए कैल्शियम का उपयोग करने में हमारे शरीर की सहायता करता है। हमारा शरीर भी सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति से विटामिन डी बनाता है। चावल में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा दूसरे पोषक तत्वों से अधिक होती है। इस आधार पर हम यह कह सकते हैं कि चावल कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। इन पोषकों के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेशों तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेशे रुक्षांश के नाम से भी जाने जाते हैं। हमारे खाने में रुक्षांश की पूर्ति मुख्यतः पादप उत्पादों से होती है। रुक्षांश के मुख्य स्रोत साबुत खाद्यान्न, दाल, आलू, ताजे फल और सब्जियां हैं। छिलका उतारकर यदि सब्जियों और फलों को धोया जाता है तो उनके कुछ विटामिन्स नष्ट हो जाते हैं। सब्जियों और फलों की त्वचा में कई महत्वपूर्ण विटामिन तथा खनिज लवण होते हैं। चावल और दालों को बार बार धोने से उनमें उपस्थित विटामिन और कुछ खनिज लवण अलग हो जाते हैं। भूख लगने का पता मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस से पता चलता है। जीभ पर 4 तरह की 9000 ग्रंथियां होती है। चबाकर खाने से लार से लाइनिन निकलकर चबाकर खाने से लार से टाइलिन निकलकर स्टार्च को माल्टोज शुगर में बदल देता है, जिससे मोठन भोजन मीठा लगने लगता है। पकाने के तरीके: भूनकर, उबालकर, तलकर या सेंककर। अचार रखने के लिए कांच के जार और बोतल को अच्छे से सुखाया जाता है ताकि नमी ना रह जाए, नहीं तो अचार खराब हो जाएगा। जब दस्त लगते हैं या उल्टियाँ होती है तो हमारे शरीर से बहुत सारा पानी निकल जाता है। यह हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो सकता है, इसलिए ज़रूरी है कि शरीर में पानी की कमी को पूरा किया जाए। जब तक उल्टियाँ दस्त हो तब तक थोड़ी थोड़ी देर में पानी पीते रहना चाहिए। पानी में शक्कर और नमक भी मिला लेना चाहिए। बहुत छोटे बच्चों को माँ का दूध पिलाते रहना बहुत ज़रूरी है। बीमारी रोकने के लिए दवाइयाँ जो घरेलू भी हो सकती है उन्हें लेनी चाहिए। मलेरिया क्या है? रोनाल्डो रोस ने सबसे पहले बताया कि मलेरिया मच्छरों के कारण होता है। ये भारतीय मूल के थे। मलेरिया बुखार में कपकपी और ठंड लगने लगती है। मलेरिया मादा मच्छर एनाफिलीज से फैलता है। मलेरिया को दूर करने की दवाई सिनकोन पेड़ की छाल से बनाई जाती है। एनीमिया क्या है? एनीमिया हीमोग्लोबिन या आयरन की कमी के कारण होता है। यह शारीरिक और मानसिक रूप से प्रभावित करता है। इससे बच्चे ठीक से पढ़ते नहीं हैं, उनका एनर्जी लेवल लो हो जाता है, पढ़ाई में ध्यान नहीं रहता है। ऊंधियू सर्दियों में खेत में ही ताज़ी सब्जियों को मसालों के साथ एक मटके में भरते हैं और उसको सीलबंद कर देते हैं। कोयले के अंगारों में मटकों को उल्टा रख कर सब्जी को पकाया जाता है। इस पकी सब्जी को ही कहते हैं ऊंधियू। गुजराती में ऊंधियू का मतलब है उल्टा। ऊंधियू के साथ मिट्टी के चूल्हे में पकी बाजरे की रोटियों को खाया जाता है। साथ में मक्खन, दही और छाछ भी ली जाती है। लिंगुफेन सांप के मांस से बनाया जाने वाला एक पकवान है जिसे हांगकांग में खाया जाता है। खाने की चीज़ों को जल्दी खराब होने से बचाने के लिए घरेलू उपाय: चीज़ें जैसे कि दूध
इसको बचाने के लिए उबाला जाता है। हरा धनिया, इसको गीले कपड़े में लपेट कर रखा जाता है। पके चावल को बचाने के लिए एक कटोरी में पानी डालकर बर्तन में रख देते हैं। लहसुन प्याज को बचाने के लिए खुले में रखते हैं या नमी से बचा कर रखते हैं। मधुमक्खी पालन क्या है? मधुमक्खी पालन बिहार के मुजफ्फरपुर का बोचाहा गांव, इस इलाके में लीची के पेड़ बहुत अधिक पाए जाते हैं। लीची के फूल मधुमक्खियों को बहुत लुभाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र के लोग मधुमक्खी पालकर शहद बनाने का काम करते हैं। अक्टूबर से दिसंबर मधुमक्खी के अंडे देने का समय होता है और यही मधुमक्खी पालन शुरू करने का सही समय भी होता है। मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। लीची के फूल फरवरी में खिलते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है और छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होते हैं। मधुमक्खी के हर छत्ते में एक रानी होती है जो अंडे देती है और कुछ छत्ते में कुछ नर मक्खी भी होती है। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ भी होती हैं। यह दिन भर काम करती रहती हैं। शहद के लिए फूलों का रस ढूंढती हैं। जब किसी मक्खी को रस मिल जाता है तो वह एक तरह का नाच करती हैं। उससे दूसरी मक्खियों को पता चल जाता है कि रस कहाँ पर है। मधुमक्खी रस से शहद बनाती है। छत्ता बनाने का काम भी इन्हीं का होता है और बच्चों को पालने का काम भी। मधुमक्खी पालन में बक्से का प्रयोग किया जाता है। इस बक्से में चीनी का मीठा घोल डाला जाता है। नर मक्खी छत्ते के लिए कुछ खास काम नहीं करते। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। मधुमक्खी के डंक में फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है। इग्लू क्या है? इग्लू बर्फ के घर टुंड्रा प्रदेश में पाए जाते हैं। ये घर एस्किमो प्रजाति द्वारा बनाए जाते हैं और इन घरों को इग्लू कहा जाता है, अर्थात बर्फ के घर को ही इग्लू कहा जाता है। चांगथांग क्या है? चांगथांग पश्चिमी और उत्तरी तिब्बत में एक ऊंचा पठार है। यह 5000 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, जो कुछ हद तक भारत के लद्दाख क्षेत्र में दक्षिण पूर्व में भी फैला हुआ है। यह चांगपा नाम की प्रजाति है, जिसकी आबादी कुल 5000 लोग हैं। यह हमेशा अपनी भेड़ बकरी के साथ घूमते रहते हैं। चांगपा लोग अपने टेंट को रेबो कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो। यहाँ सर्दियों में 70 किलोमीटर की हवा चलती है। प्रति घंटे 70 किलोमीटर की हवा यहाँ पर चलती है। चांगपा की भाषा में चांगथांग का मतलब ऐसी जगह से है जहाँ पर कम लोग रहते हैं। यहाँ एक भी पेट्रोल पंप नहीं है। रेबो अर्थात टेंट के पास एक जगह होती है जिसे ये लोग लेखा बोलते हैं, जहाँ ये अपनी बकरी और भेड़ों को रखते हैं। लेखा की दीवारें पत्थरों की बनी होती है। हर परिवार अपने जानवर पर एक विशेष प्रकार का चिन्ह बनाता है। औरतें और छोटी बच्चियां जानवरों को गिनकर चराने ले जाती हैं और फिर लौटकर उन्हें दोबारा गिनती हैं। यह लोग अपनी बकरियों को ऊंचाई और ठंडी जगह पर चराने ले जाते हैं, जिससे बकरियों के बाल घने और मुलायम होते हैं। विश्व प्रसिद्ध पश्मीना शॉल। पश्मीना शॉल क्या होता है? पश्मीना शॉल चांगपा लोगों द्वारा पाली गई बकरियों के बाल से बनती है। जिन बकरियों से मुलायम पश्मीना ऊन मिलती है वह बहुत ऊंचाई पर लगभग 5000 मीटर ऊपर रहती है। ठंड में टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। बकरी के शरीर गर्म बालों का कोट बन जाता है। इनमें से कुछ बाल बकरियां गर्मियों में गिरा देती हैं, जिनका प्रयोग पश्मीना शाल बनाने में होता है।
इनका एक बाल इतना पतला होता है कि इनके 6 बाल हमारे एक बाल के बराबर होते हैं। यह शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। पश्मीना शॉल हाथ से बनाए जाते हैं। लगभग 250 घंटे की बुनाई के बाद एक पश्मीना शॉल बनाया जा सकता है। एक पश्मीना शॉल 6 स्वेटर जितना गर्म होता है। ब्रेल लिपि क्या है? ब्रेल लिपि लुइस ब्रेल फ्रांस के रहने वाले थे। 3 साल की उम्र में अपने पिता के औजारों से खेलते हुए इनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। पढ़ाई में बहुत ही उनकी रुचि थी, तो यह पढ़ने और लिखने के विभिन्न तरीके सोचने लगे और फिर एक तरीका निकाला जो बाद में लुइस स्क्रिप्ट के नाम से जाना गया। एक मोटे कागज पर एक नुकीली चीज़ से 6 बिंदुओं को उभारा जाता है। फिर उभरे हुए बिंदुओं पर उंगलियों के सहारे इसे स्पर्श करते हुए पढ़ा जाता है। यह ब्रेल लिपि कहलाती है। यह स्क्रिप्ट 6 बिंदुओं पर आधारित होती है। ग्रेगर जॉन मेंडल क्या कहते हैं? ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म एक गरीब किसान परिवार में 1822 में हुआ था। इन्होंने 7 साल तक मठ के बगीचे में 28,000 पौधों पर बारीकी से कई प्रयोग किए और ढेरों आंकड़े इकट्ठे किए। मटर के पौधों के कुछ गुण होते हैं जो जोड़ियों में आते हैं, जैसे बीज या तो मुलायम होगा या तो खुरदुरा होगा, और इनसे निकली अगली पीढ़ी के बीजों में भी बीज या तो मुलायम होंगे या फिर खुरदुरे होंगे। बीज का रास्ता कुछ नहीं होता। अलबिरूनी क्या है? अलबिरूनी 1000 से भी ज़्यादा साल पहले एक यात्री भारत आए। इनका नाम था अलबरूनी। अलबरूनी जिस देश से आए थे उसका नाम है उज़्बेकिस्तान। अलबरूनी ने बहुत ही बारीकी से चीज़ों और जगहों को देखा और उनके बारे में लिखा, ख़ास तौर पर वे जो उन्हें अपने देश से अलग लगी, उनके बारे में उन्होंने लिखा। अलबरूनी उस समय के तालाबों के बारे में लिखते हैं कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान ही रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों को लोहे के कुंडों और सरियों से जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे आती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती है। लोगों के उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। आज इतिहास पढ़ने वाले लोगों को अलबरूनी की किताबों से उस ज़माने के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। बछेंद्री पाल कौन थी? भारत की पहली और विश्व की 5वीं महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई की। बछेंद्री पाल बचपन में एक पिकनिक में गई थी जहां वे 4000 मीटर ऊंची चोटी पर चढ़ गई थी। तब ये कुल 12 वर्ष की थी। ये उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया में नाकुरी गांव में बड़ी हुई। इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी ट्रेनिंग ली। इनके गाइडर ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह थे। इनके गाइडर कौन थे? ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। 1984 में माउंट एवरेस्ट में जाने के लिए टीम मेंबर बनी। 23 मई को दोपहर के 1:07 पर अपना पहला कदम 8848 मीटर ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर रखा। इनके साथ एक और मेंबर भी गई थी। ये एक साथ कदम नहीं रख पाए क्योंकि वहाँ जगह नहीं थी, तो पहले इन्होंने अपना कदम रखा, उसके बाद अपना सिर झुकाया, झंडा फहराया और तस्वीरें ली। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा भी कहते हैं।
कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी ये क्या है? ये एक वेट लिफ्टर है। कर्णम मलेश्वरी क्या है? एक वेट लिफ्टर है। आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं ये 130 किलोग्राम तक का भार उठा लेती हैं। भारत के बाहर इन्होंने 29 मेडल जीते हैं। चमकता सितारा कौन है? चमकता सितारा सूर्यमणि एक चमकता सितारा गर्ल स्टार हैं। चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदली। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें न और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बांस की चीज़ें बनाने के लिए कला बच्चे भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो सीखे ही, अपने बुक कुड़क भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब तोरांग केंद्र में होता है। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सुनीता विलियमसन कौन है? उसके पहले सूर्यमणि 21 साल की थी। चमकता सितारा में सूर्यमणि एक चमकता सितारा स्टार गर्ल के नाम से जानी जाती हैं। चमकता सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ होती हैं जिन्हें स्कूल जाकर अपनी ज़िंदगी बदल दी। सूर्यमणि चाहती थी कि लोग त्योहारों पर अपने गीत गानों को गाएं, उन्हें भूलें नहीं, अपने पहनावे को चाव से पहने, जड़ी बूटियों की समझ रखें, बांस की चीज़ें बनाने के लिए कला भी सीखें। अपने स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुड़ुक भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े रखें। यह सब तोरांग केंद्र में होता था। तोरांग में कुड़ुक समाज और अन्य आदिवासियों की खास किताबों को संभाल कर रखा गया है। गाने बजाने की कई सारी चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। सूर्यमणि 21 साल की थी जब उसने बासवी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला। उसने इस जगह का नाम रखा तोरांग। कुड़ुक भाषा में तोरांग का मतलब होता है जंगल। कुड़ुक भाषा नेपाल, भूटान तथा बांग्लादेश में बोली जाती है। भारत में यह बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं पश्चिम बंगाल में उराव जनजातियों द्वारा बोली जाती है। कुड़ुक भाषा, इसको उराव भाषा भी कहते हैं। सुनीता विलियमसन कौन थी? सुनीता विलियमसन 360 किलोमीटर दूर स्पेस में गई थी। सुनीता विलियमसन ने 6 महीने से ज़्यादा अंतरिक्ष में लंबा समय बिताया। वे सबसे लंबे समय तक स्पेस में रहने वाली पहली महिला थी। सुनीता विलियमसन के अनुभव स्पेसशिप में सुनीता विलियमसन बोलती है कि वहाँ एक जगह बैठ नहीं पाते थे, एक जगह से दूसरी जगह तैरते रहते थे। पानी भी नहीं रुकता था, बुलबुले बन के फ्लोट करता था। चेहरा या हाथ धोने के लिए बबल पकड़ना पड़ता था और कागज़ गीला करना पड़ता था। वहाँ कंघी करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि बाल हमेशा खड़े रहते थे। वहाँ टहल नहीं सकते थे और फ्लोट करने की आदत हो गई थी। एक जगह पर रुकने के लिए खुद को बांधना पड़ता था। नील आर्मस्ट्रांग चांद पर उतरने वाले प्रथम व्यक्ति थे। वे चांद पर 1969 में गए थे। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। Today we are going to learn about family in seated EVS. परिवार, एकल परिवार में माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं।
जबकि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, बुआ, माँ बाप, उसके बच्चे या नाना नानी, मामा मासी, मौसी, माँ बाप और बच्चे होते हैं। एनसीईआरटी 2005 के अनुसार कक्षा तीसरी से 5वीं तक के पर्यावरण अध्ययन को 6 थीमों में विभाजित किया गया है, जो इस प्रकार हैं। पहला है परिवार एवं मित्र, भोजन, दूसरा तीसरा पानी, चौथा आवास, पांचवा है यात्रा और छठवा है चीज़ें जो हम बनाते हैं और करते हैं। मिड डे मील क्या है? मध्याह्न भोजन स्कीम देश के 2408 ब्लॉकों में एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम के रूप में है, जो 15 अगस्त 1995 को आरंभ हुई थी। वर्ष 1997 से लेकर 98 तक यह कार्यक्रम देश के सभी बालकों में आरंभ कर दिया गया। वर्ष 2003 में इसका विस्तार शिक्षा गारंटी केंद्रों और वैकल्पिक व नवाचारी शिक्षा केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों तक कर दिया गया। दांडी यात्रा क्या है? सन 1930 में अंग्रेजों ने भारत के आम लोगों को नमक बनाने पर पाबंदी लगा दी थी, जिस कारण गांधी जी ने दांडी यात्रा शुरू की थी। गांधी जी का कहना था, जो चीज़ हमें कुदरत ने दी है उसे बनाने पर बंदिश कैसी। उन्होंने लोगों के साथ मिलकर अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा की और इस गलत कानून को तोड़ा। जल एक महत्वपूर्ण नवीनीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। जल के क्षेत्रों को जलमंडल हाइड्रोस्फीयर कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर इत्यादि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। जलमंडल महासागरों ओशियंस का जल लवणीय है। महासागरों का जल लवणीय होता है और मानवीय उपभोग के लिए उपयुक्त नहीं होता है। अलवण जल केवल 2.7% ही है। इसका लगभग 70% भाग बर्फ की चादरों और हिमानियों ग्लेशियर्स के रूप में अंटार्कटिका, ग्रीनलैंड और पर्वतीय प्रदेशों में पाया जाता है। जल में ऑक्सीजन की कमी के कारण मछलियां मर जाती है। पानी को साफ करने का सबसे अच्छा तरीका पानी को उबालना है। गंदा पानी पीने से दस्त और हैजा हो सकता है। दस्त या उल्टी में शरीर का बहुत सारा पानी बहकर निकल जाता है। मृत सागर क्या है? वैसे तो सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर में 300 ग्राम नमक होता है। मृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे आराम से लेटे हुए हों। तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ का गैर सरकारी संगठन है। तरुण भारत संघ भारत का गैर सरकारी संगठन है, जो जल संरक्षण व जल के अनुशासित उपयोग को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ने पिछले 25 वर्षों में देश भर में 10,000 से ज़्यादा जोहड़ तालाब बनवाए। कुआं या बावड़ी क्या है? सीढ़ीदार कुएं या बावड़ी जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था के साथ जल स्रोत के रूप में भी उपयोगी होते हैं। कुएं के सूखने के प्रमुख कारण क्या है? पानी को मोटर से निकाला जा रहा है, जिससे ज़मीन का पानी कम होता जा रहा है। झील कम हो रही है, जहां वर्षा का पानी इकट्ठा होता था। पेड़ और पार्क के चारों ओर मिट्टी को सीमेंट से ढका जा रहा है, जिससे वर्षा का पानी ज़मीन तक नहीं पहुंच पाता है। घड़सीसर क्या है? घड़सीसर यानी कि तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सी ने लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे, बड़े हॉल आदि थे।
मीलों तक फैले इस घड़सी शहर में बारिश का पानी इकट्ठा होता था। तालाब इस तरह बनाया गया था कि जब वह पानी से भर जाता तो बाकी पानी बहकर नीचे बने हुए तालाब में चला जाता था। जब वह भी पूरा भर जाता था तो पानी तीसरे तालाब में चला जाता था और इस तरह 9 तालाब एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए थे। पूरे साल पानी की कोई परेशानी नहीं होती थी। पर आज घड़सी शहर जैसे उजड़ सा गया हो। 9 तालाब के रास्ते में मकान और कॉलोनियाँ बन गई हैं। यहाँ इकट्ठा होने वाला पानी अब तालाब की तरफ न जाकर बेकार ही बह जाता है। गैस क्या है? द्रव से गैस में परिवर्तन होने की प्रक्रिया वाष्पीकरण कहलाती है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया उस समय सबसे धीमी होती है जब सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में कमी होती है। जब सतह का क्षेत्र बढ़ा होता है तो तापमान कम या अधिक होने की स्थिति में भी वाष्पीकरण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन आदि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। ये गैसें जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार होती हैं और इनसे विश्व में गर्मी बढ़ रही है। भारत में क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर रोक लगा दी गई है। पेट्रोलियम क्या है? पेट्रोलियम प्राकृतिक रूप से बनता है पर इसके बनने की गति बहुत धीमी होती है। इसके बनने में लाखों करोड़ों साल लग जाते हैं। जमीन से निकलने वाला कच्चा तेल गहरे रंग का गाढ़ा तरल पदार्थ होता है जिसमें गंध होती है। इसे रिफाइन किया जाता है। रिफाइन करने के बाद इससे मिट्टी का तेल, डीजल, पेट्रोल और वायुयान में प्रयोग होने वाला ऑयल, एलपीजी, मोम कोल, तार, गिरीश आदि बनता है। गोलकुंडा फोर्ट क्या है? गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद में है। दीवार का भाग एक गोलाकार शेप में है जिसे बेशंस या बुर्ज कहते हैं। गोलकुंडा की बाहरी दीवारों पर ऐसे 87 बुर्ज हैं। कुतुबशाही सुल्तानों ने गोलकुंडा में 1518 से 1687 तक शासन किया। इससे पहले 1200 ईस्वी में गोलकुंडा किला मिट्टी का बना हुआ था। ऊंची और गोल दीवारें दूर तक देखने में मदद करती थी जिससे आक्रमण का पता चल जाता था। औरंगजेब यहाँ आक्रमण करने आया था पर असफल रहा। लगभग 8 महीने तक किले के बाहर अपनी सेना के साथ रहा। किले के चारों तरफ खाई थी जिस वजह से आक्रमण वह नहीं कर पाया। उस समय ब्रॉन्ज की बंदूकें चलती थी। हजारों सालों में घुमंतू वर्ग कांस से चीज़ें बनाते आ रहे हैं। कांस तांबे और टीन का मिश्र धातु होता है। सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। सुल्तान किसका शौकीन था? सुल्तान अबुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी डांस का शौकीन था। असम में घर जमीन से 10 या 12 फीट के ऊपर होते हैं। ऊंचाई में बनाने की वजह से भारी बारिश होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। ये बांस से बनाए जाते हैं और अंदर भी लकड़ियों का प्रयोग होता है। असम में बांस तथा रस्सी के पुल बनाए जाते हैं। यहाँ बारिश बहुत अधिक होती है। कभी कभी घुटनों तक पानी भर जाता है। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बिहू क्या है? माघ बिहू 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के 10वें महीने माघ की प्रथमा एवं द्वितीया तिथि को मनाया जाता है। बिहू का त्यौहार पहले दिन को उरुका कहते हैं। पहले दिन को क्या कहते हैं? उरुका। इस दिन अस्थायी शेड छप्पर बनाए जाते हैं जिसे भेला घर कहते हैं और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। बिहू त्यौहार चावल की एक नई फसल कटने पर असम में मनाया जाता है।
भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। भेला घर किससे बनाया जाता है? बांस और घास से बनाया जाता है। ताव कढ़ाई, कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालेंगे और भीगे हुए चावलों से भरी हुई कढ़ाई उस पर रख देंगे तथा उसे केले के पत्तों से ढक देंगे। थोड़ी देर बाद चेवा चावल तैयार हो जाएगा। औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं। लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। भात सुक्तो चावल और रसे वाली सब्जी को कहते हैं। चावल और रसेदार सब्जी को क्या कहते हैं? भात सुक्तो। केरल में टेपियोका ज़मीन के नीचे उगाया जाता है। यह एक प्रकार का फल है जिसे केरल के लोग उबाल कर खाते हैं वल्लम लकड़ी की बनी छोटी नाव होती है जो केरल में पाई जाती है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। मलयालम में माँ भी बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। मलयालम में माँ की बड़ी बहन को बलियम्मा और नानी को अम्मुमा कहते हैं। चाचा को चिटटपन और चाची को कुंजम्मा कहते हैं और पिता को अप्पा कहते हैं। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। कथकली नृत्य केरल में होता है। यहाँ केले के फूलों की सब्जी बनाई जाती है। केरल में नारियल के पेड़ अधिक होते हैं। केरल में निकटवर्ती राज्य तमिलनाडु और कर्नाटक है। इसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है। गुजरात से केरल तक की यात्रा के बीच में महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्य पड़ते हैं। कोझिकोड केरल में है। मल्लापुरम जिला केरल में है। गोवा से केरल तक रेल के रास्तों में 92 सुरंग है और 2000 पुल पड़ते हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित है। इसके पड़ोसी राज्य केरल, कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश हैं। तमिलनाडु भारत के दक्षिण में स्थित हैं। इसके पड़ोसी राज्य केरल और कर्नाटक तथा आंध्र प्रदेश हैं। अबू धाबी क्या है? यह देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। अबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है। यहाँ पानी बहुत कीमती है क्योंकि यहाँ न तो वर्षा होती है और न ही नदियाँ, न ही झील और न ही तालाबें हैं। यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल होता है। यहाँ खजूर के पेड़ अधिक मात्रा में दिखाई देते हैं क्योंकि ये पेड़ रेगिस्तानी इलाके में पाए जाते हैं। आबू धानी की करेंसी दिरहम है। आबू धानी में रेत के पहाड़ या रेत के टीले बनाए जाते हैं। लद्दाख पहुंचने के लिए जम्मू कश्मीर को पार करना पड़ता है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान, कोल्ड डेजर्ट भी कहा जाता है। यहाँ लद्दाख में 1 या 2 फ्लोर की बिल्डिंग्स होती है। घर पत्थर के होते हैं जिनकी छत और फर्श लकड़ी की होती है। दीवार मिट्टी और उस पर चूने की मोटी परत चढ़ी होती है। लद्दाख में कम बारिश होती है। लद्दाख में पेड़ पौधे नहीं पाए जाते हैं। लद्दाख में लकड़ियों की सीढ़ी का प्रयोग होता है। लद्दाख में मोटे पेड़ का तना छत को मजबूत बनाने में मदद करता है। लद्दाख में ग्राउंड फ्लोर में जानवरों को रखा जाता है। जब ज़्यादा सर्दी पड़ती है तो खुद भी ग्राउंड फ्लोर में रहने लगते हैं और ग्राउंड फ्लोर में विंडो नहीं होती हैं। लद्दाख में गर्मी के मौसम में यह लोग फल सुखा लेते हैं और सर्दियों में इनका इस्तेमाल करते हैं। लद्दाख में गर्मियों के मौसम में फल को सुखा लिया जाता है और उनको सर्दियों में इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख क्षेत्र भारत का सबसे ठंडा रेगिस्तान है। लद्दाख भारत में ठंडे रेगिस्तान मानसून से प्रभावित नहीं होते क्योंकि वे अधिक ऊंचाइयों पर होते हैं और हिमालय की वृष्टि छाया में पड़ते हैं।
लाल मिर्च, नारंगी कद्दू और सुनहरे पीले भुट्टे यहाँ अधिक मिलते हैं। लद्दाख, श्रीनगर से लद्दाख जाते हुए कारगिल रास्ते में पड़ता है। यहाँ संकरे रास्ते होते हैं। यहाँ पहाड़ी इलाकों में नायलॉन का टेंट इस्तेमाल किया जाता है। लद्दाख में झूले झूले का मतलब वेलकम होता है। लद्दाख में ट्रॉली यानी कि लकड़ी से बना हुआ एक झूला, इसका इस्तेमाल लद्दाख में नदी को पार करने के लिए किया जाता है। लद्दाख में स्कीट पॉपुल है जो कि लद्दाख का एक गांव है। राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती है और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनते हैं। राजस्थान में टैंक को टंका भी कहते हैं। अपने आंगन में ज़मीन से गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते हैं जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा सके और गिर जाए और बाद में इसे छान कर उपयोग में लाया जा सके। राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है। राजस्थान में टेकला गांव 1600 मीटर ऊंचा है जो राजस्थान के झालर पतन या झलवार में है। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ को काटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग जो बिश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील है और उनकी रक्षा करते हैं। यहाँ शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। रेगिस्तान में होते हुए भी ये गांव हरा भरा है। खेजड़ली गांव, यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूमते रहते हैं। खेजड़ली गांव में खेजड़ी पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इसे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इसकी छाल दवा बनाने में काम आती है। इसकी लकड़ी को भी कभी कीड़ा नहीं लगता। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले जानवर खाते हैं। बिहार में मधुबनी नामक ज़िला है। यहाँ त्यौहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। यह चित्र पीसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए नील, हल्दी, फूल, पेड़ों आदि के रंग का इस्तेमाल किया जाता है। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पंछी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है। इसका नाम इस जिले के नाम पर ही पड़ गया। श्रीनगर में कुछ घर पहाड़ में, कुछ पानी में, कुछ ऊंचे पर्वतों पर और कुछ पत्थरों में होते हैं और इन पर लकड़ी के सुंदर डिज़ाइन बने होते हैं। हाउस बोट, यह 80 फीट तक लंबी हो सकती है और 8 से 9 फीट तक चौड़ी। डोंगा, ये नाव झेलम नदी में डल झील में मिलती है। इसके अंदर कई कमरे होते हैं और अंदर से यह एक घर की तरह लगती है। इन पर लकड़ियों के सुंदर डिज़ाइन बनाए जाते हैं। जो इसके छत पर डिज़ाइन होता है उसे खत्मबंद कहते हैं। कश्मीर के गांव में घर पत्थर से बनते हैं और ढलान वाली छतें होती हैं। कुछ पुराने घरों में विशेष प्रकार की खिड़कियां होती है जो दीवारों पर निकली होती हैं। इन्हें डैब कहा जाता है। इनमें सुंदर डिज़ाइन बना होता है। कुछ पुराने घर पत्थरों के बने हुए हैं और कुछ ईंट और लकड़ियों के भी हैं। दरवाजे और खिड़कियों में
सुंदर मेहराब हैं। शिकारा नाव पर्यटकों को आकर्षित करती है। कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। गोवा में नारियल के तेल में खाते हैं। कहवा कश्मीर की एक खास किस्म की चाय है। उर्दू डोंगरी कश्मीर की भाषा है। मनाली में बारिश भी होती है और बर्फ़ भी पड़ती है। मनाली में घर पत्थर और लकड़ी के बनाए जाते हैं, जिनकी छतें ढालू होती हैं। आंध्र प्रदेश नल्ला मढ़ा आंध्र प्रदेश में है। मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमल्ली ज़िले में है। आंध्र प्रदेश के लोगों का एक समूह एक विशेष कैंप लगाता है। इस कैंप के द्वारा कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को दोबारा स्कूल भेजने में मदद की जाती है। आंध्र प्रदेश की भाषा तेलुगु है। पोचमल्ली जिला तेलंगाना में है। इस जिले के अधिकतर लोग बुनकर हैं, अतः इस बुनाई को पोचमल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला इत्र के लिए मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्ज़ी बहुत बनाई जाती है। उत्तर प्रदेश का नृत्य है कथक। उत्तराखंड में पहाड़ों के बीच में एक ऐसी जगह है जहाँ फूल ही फूल होते हैं। यह फूलों की घाटी कहलाती है। कहीं झाड़ियों में लगे लाल फूल नज़र आते हैं तो कहीं पत्थरों के बीच सफ़ेद फूल झांकते हुए मिलते हैं। पीले पीले फूलों के लंबे चौड़े कालीन जैसे मैदान भी और कहीं कहीं अचानक घास के बीच छोटे छोटे तारों जैसे नीले फूल दिखाई देते हैं। इस घाटी में इतने सारे फूल साल में कुछ ही हफ्तों के लिए खिलते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई जाने के लिए गुजरात राजस्थान को पार करते हुए महाराष्ट्र आना पड़ता है। दिल्ली से मुंबई 1400 किलोमीटर दूर पर है। विक्टोरिया टर्मिनस रेलवे स्टेशन मुंबई में है। पहली बार 16 अप्रैल 1853 को मुंबई से थाने के बीच पहली रेलगाड़ी चली थी। नाग पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। शोलापुर मुंबई में है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं? महाराष्ट्र में। वर्ली एक पारंपरिक कला है जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक देखने को मिलता है। मिजोरम में मिजो भाषा बोली जाती है। यहाँ 3/4 लोग जंगल में रहते हैं। यहाँ की मुख्य फसल चावल है। यहाँ खेती की लॉटरी निकाली जाती है। ज़मीन को साझा मानकर सभी लोगों को बारी बारी उस ज़मीन पर खेती करने का अवसर दिया जाता है। मिज़ोरम में बांस के बर्तन बनाए जाते हैं। झूम खेती मिज़ोरम में होती है। कर्नाटक की भाषा कन्नड़ है। बेलवनी का गांव कर्नाटक में है। होलगुंडी गांव कर्नाटक में है। बच्चों की पंचायत बीमा संघ होलगुंडी गांव में है।